Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 5's poem, A Legend of the Northland. What is a legend? Legend is a kind of old story, a famous story. So let's start the poem. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. तो ये जो poem है वो एक ओल्ड लेडी के बारे में है जिसने सेंट मतलब एक साधु थे जिनका नाम था पीटर, उनको गुस्सा दिला दिया था क्योंकि वो काफ़ी ग्रीडी थी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू. सो अवे अवे इन नॉर्थलैंड मतलब काफ़ी दूर. नॉर्थलैंड में आवर्स ऑफ डे आर फ्यू मतलब दिन के जो आवर्स है, दिन के जो घंटे हैं वो कम है, मतलब दिन में वहाँ टाइम कम होता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रात काफ़ी लंबी होती है. और ये कब का टाइम है? सर्दियों का टाइम है. दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि रातें इतनी लंबी होती है कि वो पूरी रात नहीं सो पाते, मतलब इतना कोई सो नहीं पाता. Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children looks like bears cub in the funny cloth. ऐसी जगह जहाँ पे रेनडियर होता है, जो स्नो एरिया में जो डियर होता है, जो हिरन होते हैं, उनको स्लेज से बांध के, हार्नेस करना मतलब बांध के, स्विफ्ट के स्लेज के साथ बांध के वहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं स्नो के ऊपर. और जो चिल्ड्रन होते हैं वो भालू के बच्चे लगते हैं. बियर्स का मतलब भालू के बच्चे लगते हैं, क्योंकि उनके जो कपड़े होते हैं काफ़ी फ़नी और फरी होते हैं. फरी मतलब जो फर वाले, बाल वाले होते हैं. दे टेल देम अ कर्ट स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. सो वो उन्हें एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं जो हमारा जो पोएट है उसे रियल नहीं लगती, बट फिर भी अगर वो स्टोरी हम सुने तो हम उनमें से कुछ एक लेसन सीख सकते हैं, एक कोई बात सीख सकते हैं. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो. सो जो सेंट पीटर हैं वो काफ़ी फेमस सेंट हैं, मतलब काफ़ी फेमस साधु हैं, और उनके बारे में बता रहे हैं कि वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, मतलब जब सेंट पीटर इस धरती पर रहा करते हैं. वर्ल्ड बिलो मतलब जो अर्थ की बात कर रहे हैं हम, उस पर रहा करते थे. एंड वॉकड अबाउट इट, और जब उस पर घुमा फिरा करते थे. प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो. प्रीचिंग मतलब लोगों को ज्ञान देना या लोगों को भाषण देना, समझाना, सिखाना. प्रीच करना, सिखाते थे जैसा कि हम जानते हैं. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ. सो ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज. कॉटेज क्या होता है? एक घर जैसा होता है पुराना. तो वो एक घर के दरवाजे पे गए. इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ मतलब जब वो इधर उधर घूम रहे थे, जैसे वो लोगों को ज्ञान देते हुए यहाँ वहाँ घूम रहे थे अर्थ पे, एक जगह से दूसरी जगह. तब वो एक कॉटेज पे गए. वहाँ पे एक लिटिल वुमेन मतलब एक छोटी सी औरत क्या कर रही थी? केक्स बना रही थी. एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ. हर्थ क्या होता है? जो भट्टी होती है. भट्टी के ऊपर वो उसे बेक कर रही थी. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. वो काफ़ी फेंट हो गए थे. फेंट मतलब थकना, उन्हें मतलब फेंट होना, जैसे हम रेगुलर लाइफ में हम कहते हैं कि फेंट होना मतलब किसी को चक्कर आना, पर यहाँ पे क्या है? फेंट होना मतलब हाँ, उन्हें कमज़ोरी हो गई थी फास्टिंग की वजह से. उन्होंने व्रत रखा हुआ था.
फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और वो दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस औरत से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि जो तुम्हारा केक है, केक की दुकान है, वहाँ से क्या मुझे एक सिंगल केक मिल सकता है। सो शी मेड अ लिटिल केक, अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। सो उन्होंने क्या किया, उस औरत ने क्या किया, एक छोटा सा बहुत छोटा केक बनाने के लिए रख दिया, बेक कर लिए। और जैसे ही वो बेक होने लगा, उसने उसे ध्यान से देखा और उसे ऐसा लगा कि ये केक तो काफ़ी बड़ा है किसी को देने के लिए, मतलब ये किसी को दान देने के लिए काफ़ी बड़ा केक है, मुझे बहुत छोटा केक बनाना चाहिए। देयरफॉर शी नीडेड अराउंड एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट it looked, when she turned it over, as large as the first had done. So she needed another, मतलब वो दूसरे केक के लिए नया बैटर तैयार करती है, मतलब नया आटा गूंथती है। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और वो भी काफ़ी छोटा होता है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, पर जब वो उसे बेक करके पलटती है तो उसे लगता है कि ये भी काफ़ी बड़ा है। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि मतलब जितना पहले था उतना ही बड़ा है ये अब भी। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव, फिर वो एक बहुत छोटा पीस लेती है डव का, मतलब बहुत छोटा जो केक का बनाने की जो आटा होता है वो लेती है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे अच्छे से रोल करती है, उसे अच्छे से शेप देती है, बहुत ही फ्लैट दे देती है, बहुत ही ज़्यादा। एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, और उसे बेक करती है, और वो वेफर आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे कुछ चॉकलेट्स होते हैं जिसमें वेफर्स होते हैं बिस्किट जैसे, उतना थिन उसे बेक करती है। बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, पर वो उससे भी अलग नहीं हो पाती, उसे लगता है कि ये भी काफ़ी बड़ा है। For she said, my cake that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on shelf. So वो कहती है, जो मैं केक बना रही हूँ, अगर मैं उसके खुद खाऊँ, when I eat them myself, मैं उसे खुद खाऊँ, are yet too large to give away, वो फिर भी काफ़ी बड़े लगते हैं। मतलब जब वो केक बना रही हो, वो कितने भी केक बनाए, कितना भी छोटा केक बनाए, उसके लिए वो केक हमेशा बड़ा ही लगता है अगर किसी को दान देना हो। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो वो उसे अपनी शेल्फ में रख देती है, जो केक की शॉप है वहाँ पे। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और जो ये सब देख के धीरे धीरे जो सेंट पीटर हैं वो गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वैसे ही काफ़ी भूख लग रही होती है और वो काफ़ी थक गए थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन, और ऐसी औरत काफ़ी थी उनका गुस्सा बढ़ाने के लिए। प्रोवोक करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो वो कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो, काफ़ी ज़्यादा मतलबी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, मतलब तुम्हारी जैसी जो सेल्फिश वुमेन है वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं होने चाहिए, मतलब तुम ह्यूमन होने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही सेल्फिश हो, मतलब इतना सेल्फिश फीलिंग ह्यूमंस में नहीं होनी चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास फूड और शेल्टर भी है, खाना और रहने की जगह भी है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग भी जो तुम्हें गर्म रख रही है बाहर की सर्दी से। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड्स। सो वो उसे कहते हैं कि नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू, अब तुम्हें ऐसे काम करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा जैसे कि तुम बर्ड हो। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और
स्कैंटी मतलब होता है बहुत थोड़ा, मतलब वो कहता है कि तुम्हें अपना फूड कैसे गेन करना होगा, कैसे ढूंढना होगा, कैसे बनाना होगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। ये दिस बोरिंग मीन्स छेद करना। वो कहते हैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा छेद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा छेद करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें थोड़ा सा फूड मिलेगा। ऑल डे इन हार्ड एंड ड्राई वुड्स, पूरे दिन और हार्ड और सूखे हुए पेड़ पे, लकड़ी के ऊपर जब तुम छेद करोगे। तो इस पार्ट का मतलब था कि अब तुम्हें एक बर्ड की तरह काम करना पड़ेगा और तुम अपना खाना कैसे गेन करोगे, जब तुम किसी ड्राई और हार्ड वुड के ऊपर पूरे दिन छेद करोगे। ठीक है। देन up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. ये सुन के वो ऊपर चिमनी की तरफ चली गई पैदल। नेवर स्पीक अ वर्ड, उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला, उस औरत ने एक वर्ड भी नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और जैसे ही वो ऊपर चली तो छत से कौन एक उड़ता हुआ निकला, एक वुडपेकर। वुडपेकर कौन सा होता है, जो लकड़ी के ऊपर चोंच मार के वहाँ से छेद बना के जो खाना निकालता है, आपने जो बर्ड देखी होगी। सो वुडपेकर को हिंदी में कहते हैं कटफोड़ा। सो इट्स अ बर्ड विद अ शार्प बीक, मतलब उसके काफ़ी शार्प चोंच होती है और वो लकड़ी पे पूरा दिन टक 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 की आवाज़ करती है और वहाँ से फूड निकालती है। सो वो जो औरत है वो ये बात सुन के कहाँ छत पे चली गई और वहाँ पे वो एक वुड पेकर में कन्वर्ट हो गई और वहाँ से उड़ गई। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक बर्ड में चेंज हो गई थी। सो ये स्टोरी से हमें पता लगता है कि नेवर बी ग्रीडी, मतलब हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर उसने थोड़ा लालच कम किया होता तो शायद वो जो संत है, साधु जी हैं, वो उन्हें ऐसे श्राप नहीं देते। सो आई होप you have understand this chapter. So complete the exercise and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.